हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाईकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस किया था। इट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चर के लिए पढ़ेंगे। इन एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। चलिए डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, जो हमारा आज का टॉपिक है। एग्रीकल्चर में हम किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम एग्रीकल्चर में किस तरीके से करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में क्रॉप्स का यूज़ करते हैं। क्रॉप्स का यूज़ हम या किसी भी प्लांट्स को क्यों हम खेती कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मीन्स खेती करना। अब हम खेती कर रहे हैं, धान की फसल को उगा रहे हैं, गेहूं की फसल को उगा रहे हैं या सब्जियां उगा रहे हैं, तरह तरह की खेतियां कर रहे हैं। सपोज हम दालें उगा रहे हैं, तो उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो किस तरीके से हमने अपनी एग्रीकल्चर लैंड में जो भी हमने क्रॉप्स को उगा रखा है या खेती हम किसी भी चीज़ की जो कर रहे हैं, उसमें हम किस तरीके से हमारे पास सीड होना चाहिए, किस तरीके से हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होना चाहिए, यह हम बायोटेक्नोलॉजी के आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हम सॉइल में विटामिन की इफ़िशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम ऐसे प्लांट्स को या ऐसे सीड को या ऐसे प्लांट्स को यूज़ करेंगे जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे हम प्लांट्स को यूज़ करेंगे जो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, जिसमें कि डिजीज़ को सहने की क्षमता हो या डिजीज़ नहीं हो उसमें। ऐसे प्लांट्स को हम यूज़ करेंगे जिसमें कि हर टेम्परेचर में वो उग पाए या उसको रेजिस्टेंस की पावर हो, उसमें कोल्ड हो या हाई टेम्परेचर हो या ड्रॉट की कंडीशन हो, उसमें ऐसे हम प्लांट्स को उगाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, हम एग्रीकल्चर में किसी भी क्रॉप्स का, बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में हम क्या एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। किसी भी क्रॉप्स को जब एक किसान अपनी खेती करता है तो हमेशा उसके मन में होता है कि या किसान वो अपनी उसके अगर पैदावार नहीं होती है तो उसमें मायूसी छा जाती है। तो हमेशा किसान उसी बीज का यूज़ करेगा या उन्हीं चीज़ की खेती करेगा या उसके लिए ऐसे मेथड्स का यूज़ करेगा जो उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करे। तो एग्रीकल्चर में हमारा मेन एम क्या होता है, हम फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में जो इसका एप्लीकेशन होगा हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का, तो इंक्रीज फूड प्रोडक्शन इज फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस, हमारे पास ऐसी क्रॉप होनी चाहिए जो कि क्या हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो। तो एग्रीकल्चर में हम ऐसी क्रॉप का यूज़ करते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंस होती है। तो इस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी में इसका एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। अब हमने कहा कि फूड प्रोडक्शन की इंक्रीज करना है, हमने फूड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है या ऐसे क्रॉप्स का यूज़ करेंगे जो डिजीज रेजिस्टेंस है। इसको समझने के लिए हमको नेक्स्ट टॉपिक में जाना होगा। वो टॉपिक है हमारे पास एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, अब हमें ऐसी एग्रीकल्चर करनी है या ऐसी खेती करनी है जो किस पर बेस्ड होती है, एग्रोकेमिकल बेस्ड। अब एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर या एग्रो मीन्स जो हम खेती कर रहे हैं वो केमिकल बेस्ड होनी चाहिए। मोस्टली किसान आजकल का यही एग्रीकल्चर करता है जो केमिकल बेस्ड होता है, जो कि हमारे लिए एक तरीके से हार्मफुल भी होता है। लेकिन किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में अगर हम इन केमिकल्स का यूज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या पेस्ट या इंसेक्ट जो हमारे पास हैं उनको रेजिस्टेंस करने के लिए या उनको किल करने के लिए, तो देखिएगा उस एग्रीकल्चर को हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इसमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। वो केमिकल्स क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, जिसकी मदद से हम सॉइल में, अगर सपोज हम कह रहे हैं कि हमारी पूरी फसल में टिड्डी लग गई, ठीक है, आपने सुना भी होगा, या पूरी एग्रीकल्चर में कोई दीमक लग गया तो उसको हमने किल करना है, तो उसके लिए हम केमिकल का स्प्रे करेंगे या केमिकल का यूज़ करेंगे। तो ऐसे एग्रीकल्चर को हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कहेंगे, जिसकी मदद से हम केमिकल की मदद से पेस्टिसाइड्स और इंसेक्ट, पेस्ट और इंसेक्ट दोनों को किल कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास एग्रीकल्चर में हम इसका यूज़ पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जस्ट इसका अपोजिट हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ऐसी एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देंगे या ऐसी एग्रीकल्चर को हम यूज़ करेंगे जो कि अपने आप में क्या हो, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, ठीक है। और ऐसी एग्रीकल्चर को हम इम्पोर्टेंस देंगे जो कि क्या हो, एनिमल एक्सक्रीटा का मैन्यूर मीन्स काउ डंग से बनने वाली जो खाद होती है उसका हम यूज़ करेंगे। ऐसे फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे जो एनिमल एक्सक्रीटा से बन रहा है तो उसका हम यूज़ करेंगे, कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो विदाउट केमिकल, ठीक है, विदाउट केमिकल जो हम फार्मिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। मीन्स कोई भी हम इसमें यूज़ एज अ फर्टिलाइज़र का जो हम यूज़ करते हैं उसमें केमिकल रहित तो जो होता है, केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग का हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो इस फार्मिंग को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। आजकल के टाइम में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आपके शहर में या कहीं पर भी जो जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है आप देखते हो कि वो बीज या वो सीड या वो क्रॉप्स या वो वेजिटेबल या वो फ्रूट्स आपके पास ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। अब हम ऐसी क्रॉप को इम्पोर्टेंस देंगे या ऐसे क्रॉप का हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से यूज़ करेंगे जो कि क्या हो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो। मीन्स ऐसी क्रॉप का हम यूज़ करेंगे जिसमें कि जीन कैसे डाले हों, हमने अपने डिज़ायरेबल जीन डाले हों, ठीक है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप मीन्स मॉडिफाइड द जीन। हमने किसी भी प्लांट्स के या एनिमल्स के जीन को मॉडिफाइड कर देते हैं अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, तो उसको हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप कहेंगे, ठीक है। अब ये मॉडिफाइड जीन किस किस के जीन को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम प्लांट के जीन को मॉडिफाइड कर सकते हैं, हम एनिमल्स के जीन को मॉडिफाइड कर सकते हैं और बैक्टीरिया के जीन्स को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, किसी भी प्लांट के या किसी भी एनिमल्स के या किसी भी बैक्टीरिया के जीन को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड करके हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए हमें जेनेटिक मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम उस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को ऑब्टेन कर पाएंगे। तो ये हमारे पास एग्रीकल्चर में हम किस तरीके से या कौन से टेक्निक का यूज़ करते हैं ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहीं पर इसी का, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हमने बनाने कैसे हैं या क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ठीक है, या क्रॉप्स क्या होती है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हमारे पास कैसे होने चाहिए, क्यों हमने किसी भी प्लांट के जीन को चेंज करना है, क्यों, क्योंकि हमारी डिज़ायर क्या है, क्यों हम चेंज करेंगे उसके जेनेटिक सीक्वेंस को या प्लांट्स के या एनिमल के जीन को क्यों चेंज कर रहे हैं हम, क्या चाहिए हमें उस प्लांट में, वो प्लांट कैसा होना चाहिए। तो वो प्लांट्स टॉलरेंस टू स्ट्रेस, उस प्लांट में किसी भी स्ट्रेस को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कोल्ड है, स्ट्रेस है, ड्राउट की कंडीशन है, तो इसमें टॉलरेंसी उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। मीन्स जब हम फसल को काटने के बाद या काटने के समय जो लॉस होता है उससे हम बच सकते हैं, ठीक है, अगर क्या करेंगे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट है आपके पास डिपेंडेंसी ऑफ पेस्टिसाइड। अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करते हैं तो हमारे पास हम उन प्लांट्स का यूज़ करने पर हम क्या कर सकते हैं, पेस्टिसाइड पर डिपेंड नहीं होंगे। पेस्टिसाइड पर डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है अगर हम क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या प्लांट्स का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ मिनरल, ठीक है। हम ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का यूज़ करेंगे जो मिनरल की इफिशिएंसी को बढ़ाए सॉइल में, ठीक है, तो उसके बाद और उसको यूज़ करें। अब सॉइल में मिनरल की इफिशिएंसी भी बढ़ रही है, प्लांट क्या करता है, सॉइल से मिनरल एंड वाटर को ऑब्जॉर्व कर रहा, तो हम उसके साथ साथ ये क्या करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंक्रीज द न्यूट्रेंट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्रीज द न्यूट्रेंट्स ऑफ विटामिन
ए इनरिच। हम ऐसे न्यूट्रेंट्स, उसमें न्यूट्रेंट्स इनरिच हो जाते हैं या न्यूट्रेंट्स बढ़ जाते हैं। और कैसे न्यूट्रेंट्स? जिसमें कि विटामिन ए इनरिच होता है, विटामिन ए होता है। वो कौन सा प्लांट्स है हमारे पास? हम पढ़ते हैं गोल्डन राइस, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको पता है आंखों की कमजोरी हो जाती है। तो गोल्डन राइस एक ऐसा राइस है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। तो इसमें विटामिन ए इनरिच होता है, या जिनमें आंखों की कमजोरी होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, उसको हम विटामिन ए या गोल्डन राइस को प्रिफर कर सकते हैं। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर के ऊपर डिस्कस करा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्रीकल्चर का ही पार्ट 2 पढ़ेंगे, किस तरीके से हम बीटी कॉटन के ऊपर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।